हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 19th अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो आज की दोनों की जो फ्रंट पेज की दोनों की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, अ, वो जम्मू एंड कश्मीर से हैं। तो पहली न्यूज़ ये है, हुआ क्या कि अभी पूंछ डिस्ट्रिक्ट, सो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और देखा जाए तो कुछ बॉर्डर एरियाज पर, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे हुए कुछ एरियाज हैं, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट आता है पूंछ डिस्ट्रिक्ट। तो रिसेंटली अभी बेसिकली एनकाउंटर के बहुत सारे केस निकल रहे हैं। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे हमारे इंडियन आर्मी के लोगों की डेथ भी हुई। हमने उसके अगेंस्ट में, उसके रिटेलिएशन में हमने बहुत सारे मिलिटेंट्स को भी मारा। लेकिन एक वीडियो रिलीज हुआ और वो वीडियो पूरे टेलीग्राम पर, बेसिकली बहुत सारे चैनल्स पर ये गया। और ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नए टेररिस्ट ग्रुप ने ली है। और वो नए टेररिस्ट ग्रुप का नाम क्या है? इट्स PAFF, इट्स पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। अच्छा, यहां पर जो मेन वो है ना पॉइंट है, दैट इज अबाउट फासिस्ट, कि फासिज्म का मतलब क्या होता है। ये हमने बहुत बार सुना है कि वॉट फासिज्म के अगेंस्ट में है। तो इससे हमें समझ में आता है कि फासिज्म जो है ना वो नेगेटिव टर्म में, नेगेटिव सेंस में। तो फासिज्म का मतलब होता है एक्सट्रीम राइट विंग। ओके, एक्सट्रीम राइट विंग, यहां बोल सकते हैं एक्सट्रीम नेशनलिज्म। एक्सट्रीम नेशनलिस्ट इज फासिस्ट। जो मतलब अपनी अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने देश की गलती को छुपाने के लिए अपोजिशन की बात को भी दबा दे। बिल्कुल, मतलब फासिज्म इज अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये है बिल्कुल अपोजिट डेमोक्रेसी के। ठीक है, तो ये फासिज्म है। तो वही बताया गया कि एक ग्रुप बना है जम्मू एंड कश्मीर में, एक नया टेररिस्ट आउटफिट बना है। एंड द नेम ऑफ दैट आउटफिट इज PAFF, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। और उसने क्लेम करी है, जो अभी रिसेंटली अटैक्स हुए हैं हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जवानों के ऊपर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूंछ। मूविंग फर्दर, सो हमारी जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में बताया कि देखो, अभी जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा। अब आर्टिकल 370 हटने से तो जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिल रखा था, वो स्पेशल स्टेटस भी हट गया। जिसके चलते गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है, व्हाट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही है प्रमोट इन दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए आपको डोमिसाइल स्टेटस भी बहुत सारे लोगों को देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप, पहले क्या था कि डोमिसाइल स्टेटस सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड था सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए। अब ऐसा नहीं है। अब बाकी स्टेट्स को जैसे रेगुलेट किया जाता है वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को रेगुलेट किया जाएगा। मतलब जैसे कि मान के चलो कि यूपी का पर्सन है, तो यूपी का पर्सन अगर MP में जाता है, मध्य प्रदेश में जाता है, तो मध्य प्रदेश में वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑप्टेन कर सकता है। लेकिन पहले जो था, पहले जम्मू एंड कश्मीर में आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑप्टेन नहीं कर सकते थे। But after the revocation of the Article 370 from the Indian Constitution, अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 370, अब कोई आम आदमी भी किसी भी स्टेट का जम्मू एंड कश्मीर में जाके डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑप्टेन कर सकता है, डोमिसाइल स्टेटस ऑप्टेन कर सकता है। हाँ, उसको एसेंशियल कंडीशन जो होती हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगे। वही गवर्नमेंट कर रही है ना। लोगों को जॉब्स भी दे रही है। पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स से जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स के लिए थी। अब क्या है, अब सारी जॉब सब लोग एलिजिबल है, सबको बेनिफिट मिलेगा। तो बताया गया कि अभी जो अटैक्स हो रहे हैं आउटसाइडर्स के ऊपर, नॉन लोकल्स के ऊपर, वो बेसिकली टेररिस्ट आउटफिट्स की नई स्ट्रेटेजी है। जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर में जो ओपन मार्केट बन रहा है, या जम्मू एंड कश्मीर में जो सिचुएशन चेंज हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उसको रोका जा सके। ठीक है, इसके चलते दे आर टारगेटिंग द नॉन लोकल एम्प्लॉइज एंड इंडिविजुअल्स, जिनके पास, स्पेशली उन लोगों को जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो केरला गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म किया है। अब पैनल इज अबाउट कि वाटर को कैसे रिलीज करना है। व्हाट हैपन, हम केरला की हम बात करते हैं ना, तो केरला वेस्टर्न घाट से बहुत, वेस्ट मेजोरिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट केरला में है, केरला स्टेट में है। ठीक है, और इन दी स्टेट ऑफ केरला अराउंड 80 डैम्स हैं। उन इन अराउंड, केरला के इन अराउंड में देखा जाए तो 80 डैम्स हैं। और उन 18 डैम्स में पानी भर चुका है। मानसून सीजन आ रहा है, मानसून सीजन आया था, फिर रिट्रीट मानसून आया, जिसके चलते पानी बहुत ज्यादा डैम्स में भर चुका है। अब हुआ क्या, 2017 अगर हम याद करेंगे, 2017 2018 में, तो यही इंसिडेंट देखने को मिला था जब केरला में यही सेम सिचुएशन थी। उस समय अथॉरिटीज ने वाटर को रिलीज कर दिया डैम से, जिसके चलते केरला में बहुत ज्यादा फ्लड की सिचुएशन आ गई थी। मतलब UAE ने
असिस्टेंस प्रोवाइड करने का बोला था कि हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, बट इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम फॉरेन असिस्टेंस नहीं लेंगे, वो वाला इशू। तो वही वो केरला में केरला में वही सिचुएशन आ रही है। अब उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पैनल फॉर्म कर दिया, और वो पैनल डिसाइड करेगा कि भैया वाटर कैसे रिलीज होंगे इन एंड अराउंड 80 डैम से। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो कोविड 19 के समय स्कूल्स अभी रिसेंटली खुले हैं, ऑनलाइन एजुकेशन था, ऑनलाइन लर्निंग थी। तो पहले क्या था, बोर्ड एग्जाम जो थे ना, सीबीएसई ने बोल दिया था कि अब जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे ना, वो 2 सीजन में होंगे। मतलब पहले क्या था कि सिर्फ मार्च के मंथ में बोर्ड के एग्जाम होते थे, एक बार बोर्ड के एग्जाम होता था 10th और 12th का, एक बार इन द मंथ ऑफ मार्च। अब क्या है, सीबीएसई इज अनाउंस्ड कि अब एनुअली 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे। तो अभी जो बोर्ड के एग्जाम है 10th के 30th नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे टिल 11th दिसंबर तक, और आपका जो 12th का एग्जाम है वो आपका अराउंड, हम बोल सकते हैं कि 1st दिसंबर से स्टार्ट होगा टू 22nd दिसंबर तक। अच्छा, ये जो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये 50% ऑफ द सिलेबस कवर करेगा। ठीक है, 50% ऑफ द सिलेबस कवर करने वाला है। अब 50% ऑफ सिलेबस कवर करेगा, इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 या 5 ऑप्शन होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे। और 50% ऑफ द रिमेनिंग सिलेबस कब, उसका टेस्ट कब लिया जाएगा, आपका इन दी मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो इस बार जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है वो 2 फेजेस में लिए जाएंगे, रीजन बीइंग कोविड 19 के समय बच्चों के ऊपर ज्यादा पढ़ने का बर्डन ना आए, इसके लिए। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर है, फिर उसके बाद ये वाला रीजन है, और ये वाला रीजन है। तो हमारा जो देखा जाए तो बॉर्डर एरिया जो लगता है वो ये लद्दाख, लेह लद्दाख, चाइना से लगता है, यही एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। अब देखा जाए तो ये सारा जो एरिया है ना, दिस इज व्हाट तिब्बत इज, जो कि हम लोग तो बोलते हैं कि दैट इज एन ऑटोनॉमस स्टेट, बट चाइना क्लेम क्या करता है कि चाइना बोलता है कि हमारी टेरिटरी है ऑन द हिस्टोरिकल बेसिस, और बहुत सारे कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज भी कर दिया कि तिब्बत जो है ना, इट्स नॉट अ ऑटोनॉमस कंट्री, इट्स नॉट अ ऑटोनॉमस स्टेट, इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ चाइना। बहुत सारी कंट्री ने बोल दिया, बट इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। तभी तो इंडिया ने वहां के लामा, दलाई लामा को असाइलम दे रखा है इंडिया के अंदर, है ना। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला दलाई लामा रहते हैं, असाइलम दे रखा है, जिसके चलते बहुत ज्यादा इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब भी हुए थे। और ऐसा बोला भी जाता है कि 1962 में जो वॉर है ना, वो इसी वजह से हुई थी, तिब्बत की वजह से हुई थी। अब देखा जाए तो इंडियन आर्म फोर्सेस इंडियन आर्म फोर्सेस के जवान खड़े हुए हैं इन बॉर्डर्स पर, लेकिन तिब्बत का कल्चर और इंडियन आर्म फोर्सेस के जवानों का कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। तो इसी के चलते व्हाट इंडियन आर्मी डेड, इंडियन आर्मी ने क्या किया, इंडियन आर्मी ने कोर्स स्टार्ट कर दिया, जिससे वो अपने सोल्जर्स को जो एलएसी पे तैनात होते हैं, जो एलएसी पे पोस्टेड होंगे, उनको वो कोर्स कंप्लीट कराएंगे, और वो कोर्स अबाउट दी तिब्बतोलॉजी, मतलब वो उनको पढ़ाया जाएगा, उनको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा अबाउट दी तिब्बत के कल्चर के बारे में, जिसके चलते वो बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे अबाउट दी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में, कि मतलब इंफॉर्मेशन इजीली उनको मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि आर्मी में स्ट्रेटेजिकली वॉरियर से ज्यादा, मैं वॉर से ज्यादा मैं स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक वॉर खेलना पड़ता है। स्ट्रेटेजिक वॉर मतलब आप आईटी से वॉर खेलो या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो वही चीज। तो उस चीज को हमें समझने के लिए, उस चीज में हमें स्ट्रांग होने के लिए हमें तिब्बत के कल्चर को समझना होगा, तिब्बत के लोगों को समझना होगा, और तिब्बत की जो भी कल्चर एजुकेशन है, उन सारे कस्टम्स हैं, उन रिचुअल्स को समझना होगा, जिसके चलते इंडियन आर्म फोर्सेज जो है, इंडियन आर्मी के जवान से वो ज्यादा घुल मिल सकते हैं उनके लोकलाइट्स के साथ, और इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है। तो हम लोग स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसके चलते पहला कोर्स लॉन्च भी किया, और पहला बैच जो है रिलीज भी कर दिया गया। मतलब पहला बैच 15 सोल्जर्स का था, उनका कोर्स कंप्लीट भी हो चुका है, और सेकंड कोर्स जो है वो रिसेंटली स्टार्ट हो जाएगा। मूविंग फर्दर, तो हमें सिटी की न्यूज बिल्कुल नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज स्किप करेंगे, बट ऑन दी स्टेट पेज व्हाट हैपन, हरियाणा में सेरो सर्वे किया गया। अच्छा, ये सेरो सर्वे है क्या? देखो, सेरो सर्वे ये ह्यूमन बॉडीज पे किया जाता है सर्वे, जिसमें पता लगाया जाता है, स्पेशली पता लगाया जाता है कितने लोग कोविड 19 से अफेक्ट हो चुके हैं, इन्फेक्ट हो चुके हैं, और इन्फेक्शन के बाद वो रिकवर कर चुके हैं। अगर अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए और आप रिकवर कर जाओ, तो मतलब आपके अंदर क्या जनरेट हो जाती है, एंटीबॉडीज।
तो वही चीज बताई गई। तो हरियाणा में सेरो सर्वे करा गया, और जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि सेरो सर्वे में हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 76.3% है, जो कि अच्छा है। मतलब 76.3% ऑफ द हरियाणा पॉपुलेशन जो है वो कोविड-19 उनको हुआ था, वो लोग, उनके अंदर एंटीबॉडी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, इसका मतलब ये है। तो ये अच्छी अच्छी बात है, ऐसा हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने बोला है। मूविंग फर्दर, सो अच्छा, ये सारी की सारी ये एडवर्टीजमेंट वाली चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी है ना, पढ़ने क्या, स्किप करनी है बिल्कुल। सो अगेन ऑन दी स्टेट पेज, सो इस स्टेट पेज में एक ही न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रॉम मुंबई। सो एक रिपोर्ट निकल के आई, और रिपोर्ट बताया गया कि इंडिया, मुंबई, मुंबई में हम कंपेयर करें 1991 से लेकर 2018 में, अगर हम कंपेयर करें इन्वायरमेंटली, तो हमने ये देखा कि 1991 से लेके 2018 में मुंबई में 80% ऑफ द ओपन स्पेस जो है वो क्या हो गया, वो लॉस्ट हो गया। ओपन स्पेस मतलब वहां बिल्डिंग्स बन गई। ओपन स्पेस मतलब होता है कि जहां पर वेजिटेटिव नहीं है, जहां पर वेजिटेशन नहीं है, जहां पर मतलब खाली जमीन, जहां पर ना पेड़ है ना पौधे हैं, सिर्फ रेगिस्तान टाइप समझ लो। तो 80% ऑफ द ओपन स्पेस जो मुंबई में था वो इन ईयर में, इन 18 सालों में खत्म हो गया। 80% ओपन स्पेस की बात, 80% ऑफ द ओपन स्पेस खत्म हो चुका है, ठीक है, लॉस्ट हो चुका है मुंबई में। फिर बताया गया कि 40% ऑफ द ग्रीन कवर 1991 से लेकर 2018 में 40% ऑफ द ग्रीन कवर लॉस्ट हो चुका है। ग्रीन कवर मतलब, ग्रीन कवर मतलब जहां पर वेजिटेशन था। और 30% ऑफ द वाटर बॉडीज मतलब लेक्स हो गए, फ्लड प्लेन्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये लॉस्ट हुए हैं, ठीक है। तो 80% वॉट, 80% ओपन स्पेस, 40% वॉट, 14% ग्रीन कवर जहां पर वेजिटेशन होता है, और 30% वॉट, 30% इज वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स, लेक्स, फ्लड फ्लड प्लेन्स, ये सारी चीजें। और एक चीज और कि 1991 से 2018 में मुंबई में अराउंड जो एनुअल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया। 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो चुका है, ये चीज बताई गई। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 4 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, तो अपन पढ़ेंगे उनको। So first one is about slippery slopes, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। First editorial. The second one, it's about the nuclear proliferator who has never inducted. अच्छा, ये खुद पढ़ना। अच्छा, इसका मेन रीजन ये है खुद पढ़ने का, क्योंकि अगर मैंने इसको समझा दिया ना, तो अच्छा, ये एडिटोरियल बेसिकली बताता है, जेम्स बॉन्ड की याद दिला देगा, मतलब द स्टोरी ऑफ बेसिकली कि कैसे एक पर्सन दूसरे नेशन में जाकर बेसिकली चोरी करता था न्यूक्लियर वेपन्स की, और फिर वो अपने नेशन लेके जाता था, न्यूक्लियर सप्लाईज करता था। फिर अमेरिका ने, सीआईए ने उसको सपोर्ट किया। तो एक कहानी के फॉर्म में है ये पूरा एडिटोरियल। तो एक इजी फॉर्म में समझ में आएगा, मतलब कहानी के फॉर्म में, और समझाया जाएगा कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सीआईए है, उसने कैसे पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और स्पेशली AQ खान को सपोर्ट किया, जो कि चोर थे, और उनके ऊपर नेदरलैंड में डच अथॉरिटीज ने उनके ऊपर केस फाइल भी किया था। उनको इम्प्रिजनमेंट भी हुई थी, लेकिन सीआईए ने उनको बचा लिया था। और बेसिकली देखा जाए तो उनके ऊपर केस हुआ था कि वो न्यूक्लियर सप्लाईज कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें पाकिस्तान ने ब्लैक मार्केट के थ्रू अदर नेशंस को भी न्यूक्लियर वेपन सप्लाई किया। तो ये पूरी कहानी है जो कि बताती है कैसे कैसे बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन चलते हैं, ठीक है। तो स्पाइस और इन सब के बारे में यही है, तो खुद पढ़ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल है, बहुत मजेदार है, और इजी है, मतलब कुछ लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो ये बताया गया, ये एडिटोरियल बेसिकली बता रहा है AQ खान के बारे में। अब AQ खान को बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन दी नेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान नेशन के, ये पाकिस्तान कंट्री के फादर ऑफ द न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि इनकी वजह से ही 1998 में पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन बना था। क्योंकि पहले इंडिया बना, फिर उसके बाद पाकिस्तान, रिटेलिएशन में पाकिस्तान भी बन गया। तो पाकिस्तान जो पहले न्यूक्लियर वेपन लेता था, अब वो देने लगा था। तो उस चीज के बारे में बताया गया, ठीक है। तो पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो विल मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द स्लिपरी स्लोप्स। अब है क्या, देखो, सबसे पहले ये बताया गया कि देखो, अभी जब हम बात करते हैं मॉनसून की, तो अभी साउथ वेस्ट मानसून मतलब रीट्रीट मानसून चल रहा है। तो रीट्रीट मानसून को थोड़ा समझना पड़ेगा, होता क्या है रीट्रीट मानसून, ओके। सो ये थोड़ा सा इंडिया का रफ मैप है। तो व्हाट हैपन, मानसून ऐसे आता है ना, मानसून ऐसे आया, तो अब विंड कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो भैया यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हुआ, तो यहाँ पर
यहाँ पर लो प्रेशर पे, क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ी तो गैस ऊपर गई, एयर ऊपर गई, एयर ऊपर गई तो ऊपर हाई प्रेशर बना, लेकिन नीचे तो लैंड पे तो लो प्रेशर है। और वहीं यहाँ पर इंडियन ओशन में वाटर है, तो वाटर कम जल्दी, मतलब देर से गर्म होता है। तो एज कंपैरिजन टू लैंड, इंडियन मेन लैंड, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो विंड ऐसे मूव करती है, तो विंड ऐसे मूव करी तो यहाँ बारिश हुई। ठीक है, तो अब यहां से चल के यहाँ पर जब बारिश होती है तो यहाँ पर क्या हुआ, गारो खासी है, तो यहाँ पर बारिश हुई, यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में बारिश हुई। अब होता क्या है कि जब देखो, जब यहाँ बारिश हो गई तो जमीन क्या हो गई, गीली हो गई, ठंडी हो गई। तो यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, जमीन पर हाई प्रेशर, और इंडियन ओशन पे क्या जनरेट हुआ, लो प्रेशर। तो विंड आती है कैसे, ऐसे। ठीक है, क्योंकि देखो यहां से तो नहीं आ पाती, क्योंकि ये हिमालय है, ये हिमालय है, तो हिमालय तो रोक लेता है। अगर हिमालय नहीं होता तो जब यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लड्स आती हैं, स्पेशली इन दी तुम्हारा यूपी बिहार में बहुत फ्लड्स आती, गंगा बहुत भर जाती। लेकिन हिमालय की वजह से विंड मूव नहीं कर पाती और उसी साइड बारिश होने लगती है। लेकिन इस साइड यहां से तो, यहाँ तो ऐसा कोई माउंटेन नहीं है, तो यहाँ से आती है। तो स्पेशली इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इन दी स्टेट ऑफ आपका केरला, इन दी स्टेट ऑफ व्हाट, इन दी स्टेट ऑफ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तो उत्तराखंड, इन सारी जगहों पर बारिश आती है। उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड में बारिश आ जाती है क्योंकि वैली की वजह से, क्योंकि माउंटेन तो हर जगह, ऐसा नहीं है कि माउंटेन पूरी तरह से कवर है, वैली भी आती है ना, जैसे वैली आ गई, अब ये जैसे दून्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये, तो अब ये वैली है, तो इसमें से विंड आ गई तो भाई बारिश आ गई। तो इन एरिया में बारिश होने लगती है, और इसी, जब बारिश जाती है, ये तो देखो ये मानसून आया तो मतलब बारिश आई, जब मानसून जाता है तो हम इसको बोलते हैं रीट्रीट मानसून। ठीक है, तो रीट्रीट मानसून बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होता है तमिलनाडु में फार्मर्स के लिए। लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करें तो रीट्रीट मानसून की वजह से मध्य प्रदेश, इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड दी पार्ट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली, हैवी रेनफॉल देखने को मिली। और अभी हमने केरला की बात करी, केरला में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिली। जरूर इसको कोई बिल्कुल नकार नहीं सकता कि इंडियन मॉनसून जो है ना, वो इनवैल्यूएबल रिसोर्स है, जिसके चलते हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल जो है वो जिंदा रह पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं। बट वेरिएशन की वजह से, द चेंज इन द पैटर्न, चेंज इन द वेरिएशन, चेंज इन द इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हम लोग को फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए ऑथर ने बताया कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अडेप्शन प्लान लेना पड़ेगा, है ना, हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अडेप्शन प्लान की जरूरत है। अब वो कॉम्प्रिहेंसिव अडेप्शन प्लान किस पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली कि आप रिवर्स की हेल्थ और उन रिवर्स को फ्री इंक्रोच कर दो, फ्री फ्री फ्रॉम इंक्रोचमेंट। मतलब रिवर्स को क्या करते हैं, रिवर्स को डाइवर्ट कर देते हैं। आपने जब रिवर्स को डाइवर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली बात है, रिवर डाइवर्ट होती है, उसमें अगर पानी ज्यादा आया तो वो सिटी की तरफ जाएगा, अर्बन की तरफ जाएगा, तो फ्लड फ्लड की सिचुएशन बनेगी। तो एक तो पहले आप रिवर्स को हेल्दी रखिए, है ना, उसमें गंदगी बिल्कुल मत मचाइए। दूसरा, जो आप रिवर्स पे इंक्रोचमेंट कर रहे हो, मतलब अतिक्रमण कर रहे हो गलत तरीके से, अतिक्रमण मतलब प्रॉपर्टीज पे आप गलत कब्जा कर लेना, तो वो इंक्रोचमेंट जो रिवर्स पे आप करते हो, वो इंक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा, ये चीज बताई गई। ठीक है, आपको माउंटेन स्लोप्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं तो लैंडस्लाइड होती है, वहीं तो केरला में तभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि केरला वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न घाट्स लगता है केरला में, और वेस्टर्न घाट्स मतलब बेसिकली हिली एरिया है। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, वहां पर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, जिससे लैंड में जो सॉइल है वो रिलीज हो रही है, और बारिश के समय लूज हो जाती है, तो लैंडस्लाइड्स होने लगती हैं। और दूसरा, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उसको होल्ड पे रखना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन वर्क को होल्ड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो मतलब डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा मतलब जो सॉइल है वो लूज होगी, सॉइल लूज होगी तो मतलब लैंडस्लाइड्स होंगे। और वही बेसिकली ये कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करी थी ऑन दी वेस्टर्न घाट्स को लेकर के, वेस्टर्न घाट्स में कंस्ट्रक्शन और डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। और उस कमेटी का नाम था माधव गाडगिल कमेटी। माधव गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट ने बोला था कि वेस्टर्न घाट्स में जो कंस्ट्रक्शन और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोक के रखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो इन दी स्टेट ऑफ आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ केरला, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, इन तीन स्टेट्स में बहुत सा सिचुएशन बन सकती है किसकी, लैंडस्लाइड्स की, ये चीज बताई गई। नेक्स्ट एडिटोरियल जो है, इट्स अबाउट द ग्रीन फील्ड होप्स। तो अच्छा, ये चीज बता रहा है व्हाट दिस इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियन गवर्नमेंट को और ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। तो अभी एक डेटा रिलीज हुआ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसने बताया कि जो हमारा कमिटमेंट था, है ना, जो रिसेंटली जो रिपोर्ट में कमिटमेंट था कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 2022, उससे ज्यादा रियलिटी में, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, मतलब रोबस्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है इन्वेस्टमेंट में। अब ये हुआ क्या, हुआ कैसे,
वो बताया गया कि रिसेंटली पीएलआई स्कीम आई। ठीक है, अब पीएलआई स्कीम आने से मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ, जिसके चलते जो इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल्स, फार्मास, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं और बढ़ भी रहे हैं। और सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022 2023 बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा इन फील्ड में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट आ गया। और पीआईएल स्कीम में अराउंड कितनी सेक्टर्स आए हैं? अराउंड 12 सेक्टर्स, 13 सेक्टर्स आए हैं, जिसको 9 को तो स्पेसिफाई कर दिया है और अभी भी 4 बचे हुए हैं, तो 4 को स्पेसिफाई किया जाएगा, ये बताया गया। ओके, और एक चीज और बताई गई कि देखो, अभी जैसे कि हम बात करें जैसे वियतनाम, कंबोडिया, आपका बांग्लादेश, तो ये सारे लोग चाहते हैं कि हम चाइना की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करें, जिसके चलते वो इंडिया से लेंगे, क्योंकि इंडिया में मार्केट सस्ता है। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया आता है लार्जेस्ट मार्केट में, और सस्ते मार्केट में, सस्ते लेवर में, तो वो इंडिया से फिर लेंगे। तो इसीलिए तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आगे यही बताया गया कि हमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप पैक्ट करने पड़ेंगे, टाइज बनाने पड़ेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, जिसके चलते इंडिया में भी एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो, और इंडिया भी उन लोगों को बेसिकली कुछ चीजें सप्लाई कर पाए, और उन नेशंस को सप्लाई कर पाए जहां पर उन नेशंस में बेसिकली चाइना वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जिससे सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है हमारा अच्छा होगा और इंडिया की इमेज जो है वो इंप्रूव होगी, ये चीज बताई गई। Now we move to the third editorial, that is about the shadow foreign policy for the first time. अच्छा, देखो, अच्छा, एक बार हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, और वो था इंडिया पाथ टू पावर स्ट्रेटेजी इन वर्ल्ड ए ड्रिफ्ट, उसके बारे में है। अच्छा, सबसे पहले ऑथर ने ये बताया कि देखो, जैसे जैसे हम यूके की बात करते हैं, ऑथर ने यूके का एग्जांपल नहीं दिया, बट आई नो यूके में होता है शैडो कैबिनेट, यूएस में भी होता है शैडो कैबिनेट। मतलब शैडो कैबिनेट जो कि अल्टरनेटिव पॉलिसी बनाती है, जैसे कि आपने एक पॉलिसी बना दी, अब वो पॉलिसी सक्सेसफुल हो पाए ना हो पाए, तो आप क्या करते हो? ऑल्टरनेट पॉलिसी बनाते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई शैडो कैबिनेट नहीं है। जैसे होता है ना, आपने मूवीज में सुना होगा कि हमारा ए प्लान ये है, बी प्लान ये है, तो बी प्लान कब आता है? जब ए प्लान फेल हो जाए, है ना? तो वही चीज अदर कंट्रीज में होती है, उसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। कि एक अगर पॉलिसी सक्सेसफुल रहती है तो ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहती है तो हमारे पास दूसरी अल्टरनेटिव पॉलिसीज भी है। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई ऐसा शैडो कैबिनेट नहीं है, और यहां पर अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज तो करती हैं, बट लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बताती। और ऑल्टरनेटिव कब बताया जाता है? मैनिफेस्टो में। लेकिन मैनिफेस्टो में जो बताया जाता है वो बेसिकली पॉलिसी नहीं होती, तो वो लोग, उन लोगों को उस पॉलिसी फ्रेम करवानी पड़ती है, वो उसके लिए हायर करते हैं व्हाट? थिंक टैंक, एनजीओस, वो हायर करते हैं ये सारी चीजें, जिससे पॉलिसी परफेक्ट तरीके से फ्रेम हो पाए। तो वही ऑथर ने बताया कि, लेकिन फिर ऑथर ने बताया कि देखो, फॉरेन पॉलिसी की हम बात करें तो अभी तक इंडिया में कोई भी किसी भी सेक्टर में कोई भी फॉरेन पॉलिसी नहीं आई। लेकिन अभी 8 लोगों ने मिलकर एक पेपर लिखा जिसका नाम है इंडिया पाथ टू पावर स्ट्रेटेजी इन वर्ल्ड ए ड्रिफ्ट, और वो फॉरेन पॉलिसी की अल्टरनेटिव पॉलिसी हो सकती है ना? मतलब अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो जाए, तो ये अल्टरनेट पॉलिसी है। और वही चीज ऑथर ने आगे बताया कि उस पे क्या बेसिकली उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। तो उस ऑथर ने, इस एडिटोरियल में बताया कि देखो, अल्टरनेट पॉलिसी बोलती है कि सबसे पहले हमें देखा जाए तो एशिया जो है वो एक सुपर पावर बन सकता है, मतलब एक सेंटर ऑफ वर्ल्ड बन सकता है, जैसे अभी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है ना? तो अब एशिया के पास ज्यादा चांसेस हैं कि वो सेंटर बन पाए पूरे वर्ल्ड का। कैसे? देखो, पहला पॉइंट कि अगर हम बात करें तो चाइना और इंडिया की वजह से पॉपुलेशन ज्यादा है, और देखा जाए तो बिलियनियर्स भी इंडिया में ज्यादा है, और मार्केट ज्यादा बड़ा इंडिया और चाइना में है, क्योंकि दोनों ही मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है। इसके चलते पहला रीजन। और दूसरा जो पॉइंट फॉरेन पॉलिसी के बारे में ऑथर ने बताया कि देखो, अभी हम देखा जाए तो हमारा जो रिलेशन है यूएस के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वहीं चाइना के साथ हमारे रिलेशन खराब हैं। लेकिन इस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हमें इंडिविजुअली दोनों कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को अच्छे करने पड़ेंगे। चाइना को भी अच्छा करना पड़ेगा, और हमें यूएस के साथ भी अच्छे करने पड़ेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि हम एक कंट्री की तरफ इंक्लाइन हो जाए, नहीं, है ना? तो हमें दोनों कंट्री की तरफ इंक्लाइंड होना है, दोनों कंट्री से रिलेशन अच्छे रखने हैं, क्योंकि अगर हमने चाइना को काउंटर किया तो चाइना अफेक्ट कर सकता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाइना अफेक्ट कर सकता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो वो चीज हम बेयर नहीं कर सकते। तो इसके चलते हमें दोनों के साथ हमें
रिलेशंस इंडिविजुअली बेटर करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर उन्होंने बात करी शार्क को रिवाइव करने की, कि शार्क जो 2014 से डिफंक्शन पड़ा हुआ है उसको हमें फिर से रिवाइव करना है। अगर शार्क को रिवाइव नहीं करेंगे तो रीजनल कॉर्पोरेशन नहीं बनेगा। तो रीजनल कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए हमें शार्क को रिवाइव करने की जरूरत है। उसके साथ साथ हमें बिम्स्टेक और बहुत सारी चीजें जो रीजनल कॉर्पोरेशन वाली चीजें हैं उसको भी हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये चीज बताई गई। ओके। देन एक चीज और बोली कि भैया हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भी इंडिया का पार्ट होना चाहिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहां मैं बता रहा हूं। तो ये बताया गया कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, फाउंडेशनल सोर्स ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस है, वो 4 पिलर्स पे टिका हुआ है। तो पहला क्या है? डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छी है तो फिर इंडिया का फाउंडेशनल जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पर, उसको कोई रोक नहीं सकता। पहला पिलर ये है। सेकंड पिलर सोशल इंक्लूजन, मतलब सबका इंक्लूजन होने की जरूरत है, सोसाइटी का इंक्लूजन होने की जरूरत है। थर्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और फोर्थ जो है वो क्या है? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, मतलब इंडिया में लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कि आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हो। कंजर्वेटिव होने की जरूरत नहीं, आपको लिबरल होना पड़ेगा। मतलब जैसे कि अभी 370 हटा, तो दैट्स अ गुड थिंग, ये ऑथर ने बताया। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। हमें इसराइल के साथ रिलेशन करने की अच्छी जरूरत है। अरब कंट्री के साथ हमारे रिलेशन हमारे प्रोडक्टिव निकले, ये सारी चीजें बताई गई। तो वही चीज ऑथर ने पूरी तरीके से डिस्क्राइब करी है कि फॉरेन पॉलिसी, अल्टरनेट फॉरेन पॉलिसी ये बोलती है, और यही चीज हमें एप्लीकेबल करनी पड़ेगी। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो एस जयशंकर, तो वो कल इसराइल विजिट किए, और हो सकता है कि इस साल ही हमारे जो लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड टॉक्स हैं इंडिया और इसराइल के, वो फिर से रिज्यूम हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम एफएटीए की बात जो हुई थी, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात हुई थी, वो 2007 में हुई थी। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और इसराइल के जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन दोनों ने उन दोनों ने बेसिकली बोल दिया था कि इंडिया और इसराइल जो है एफटीए करेंगे। लेकिन फिर वो ज्यादा उस पर रिज्यूम बातें हुई नहीं, और वो डीम फंक्शन हो गई। जिसके चलते अब हो सकता है कि अब 2007 वाली जो एफएटीए वाली बात है, अनाउंस वाली बात है, वो अब फिर से रिवाइव हो जाए और एफएटीए हो जाए इंडिया और इसराइल के बीच में। मूविंग फर्दर, सो यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर कौन बने? नितिन अग्रवाल, बस इतना याद रखना। तो नितिन अग्रवाल हैज बीन इलेक्टेड एज ए डेप्यूटी स्पीकर इन उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। मूविंग फर्दर, सो एल एन टी लार्सन एंड टर्बो सेक्रेटरीट प्रोजेक्ट दिया गया था। तो सेक्रेटरीट प्रोजेक्ट में किसको मिल गया? एल एन टी को मिल गया। मिल जाएगा क्योंकि वो सबसे लोएस्ट बिडर है। टाटा ने भी बिड करी, सबने बिड करी, लेकिन एल एन टी, देखा जाए एल एन टी ने जो बिडिंग करी है वो सबसे लोएस्ट है, और जो लोएस्ट बिडर होता है उसी को प्रोजेक्ट दिया जाता है। ओके। सो व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट सेड, तो व्हाट हैपेंड, तो अभी हुआ क्या, अभी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट आए थे, अमेंडमेंट एक्ट आए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने उस अमेंडमेंट एक्ट में बोला था कि ट्राइब्यूनल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा ऑटोनॉमी होगी, ज्यादा पावर होगी ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स को चूज करने के लिए, ट्राइब्यूनल्स के चेयरमैन को चूज करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए। और उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज भी करी, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि ट्राइब्यूनल्स में अगर मेंबर बनना है तो यू शुड हैव मिनिमम एज ऑफ 50 ईयर्स, और जो टेन्योर था 5 ईयर्स उसको रिड्यूस करके 4 ईयर्स कर दिया। तो जिसके चलते जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल करी, और ये बोला कि देखो दिस इज डिफीटिंग, sorry, this is basically endangering, this amendment act is endangering what, endangering the judiciary, independence of judiciary। तो अब जुडिशरी ने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, जिसके रिटेलिएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जुडिशरी को हमेशा ऐसा क्यों लग रहा है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की डिपेंडेंसी को या इंडिपेंडेंसी को वो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। भैया यही तो काम है, पार्लियामेंट का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, टू मेक द लॉ, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, टू एग्जीक्यूट द लॉ, टू इंप्लीमेंट द लॉज। वही काम कर रहे हैं ये लोग। और जुडिशरी जो है ना, वो जुडिशरी ऐसा इंडिया में अभी ऐसा करे एज अ सुपर लेजिस्लेचर, तो जुडिशरी शुड नॉट एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर। और ये बेसिकली रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये टर्म दिया था, उन्होंने ये सेंटेंस बोला था कि जुडिशरी शुड नॉट एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर। मतलब वो ऐसा नहीं है, उनको जुडिशरी का काम है टू ओवरव्यू द लॉ, टू सी दी एक्ट कि वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं। उनका ये काम नहीं है कि लॉ सही है या लॉ बेसिकली के लॉ को बनाने का, नहीं, लॉ बनाने का काम नहीं है। तो इसीलिए रूजवेल्ट ने बोला था कि जुडिशरी शुड नॉट एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन जुडिशरी को बोला। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो रिपोर्ट आई हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। उस रिपोर्ट में बताया गया कि देखा जाए तो वैक्सीन के स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, बट देखा जाए तो वैक्सीन कैंपेन जो है
वैक्सीन वैक्सीन के जो डेली ड्रॉप्स हैं, जैप्स लग रही हैं, वो रिड्यूस हो गई। जो लास्ट वीक 2.5 करोड़ था, एक समय पे 2.5 करोड़ हमने अचीव कर लिया था। अब डेली जो डोजेस लग रही हैं 50 लाख पे आ गई हैं, तो इतना ज्यादा हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। तो उस चीज को हमें स्पीड अप करने की जरूरत है, ये ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर, सो अभी रिसेंटली हमने अभी एडवर्टीजमेंट में भी देखा कि कुशीनगर में एयरपोर्ट बन गया, उसका इनॉग्रेशन है। तो अब कुशीनगर में एयरपोर्ट आ गया, तो कुशीनगर देखा जाए तो बुद्धिज्म रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। अब तो कुशीनगर में एयरपोर्ट आया, तो जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, इनवाइट किया, बहुत सारे मॉन्क्स को इनवाइट किया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को इनवाइट किया, जिससे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। और इस इनॉग्रेशन तो मोदी जी करेंगे, बट इस इनॉग्रेशन में श्रीलंका की तरफ से डेलीगेशन आएगा, जिसमें 100 मॉन्क्स होंगे, और उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर। एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज नमल राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे के बेटे हैं। ओके, मूविंग फर्दर, सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू रेगुलराइजेशन। मतलब उन पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को हम फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं बना सकते। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने खुद। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। हाँ, उन्होंने ये चीज बोली है कि देखो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज जो है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज अगर जॉब खुलती है तो बना लो, लेकिन अगर जॉब है ही नहीं, वो सिर्फ पार्ट टाइम वाला ही काम है, तो फिर हम उसको फुल टाइम एम्प्लॉय कैसे बना सकते हैं? So they are not entitled to get regularization. That's what Supreme Court said. Moving further, so Archaeological Survey of India. So Archaeological Survey of India ने 2016 में, सॉरी, इंडियन कल्चर मिनिस्ट्री ने, नॉट इंडियन कल्चर मिनिस्ट्री ने 2016 में एक पैनल फॉर्म किया था, और वो पैनल था अबाउट दी टू स्टडी दी इंडियन कल्चर। और वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि अभी तक 5 साल हो चुके हैं, उन 5 साल तक अभी भी कोई स्टडी पैनल ने सबमिट नहीं करी, कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करी। और वो स्टडी इज अबाउट कि इंडिया कल्चर फ्रॉम अराउंड 12,000 ईयर्स से, तो उसमें अभी तक कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं आ पाई, ऐसा एएसआई ने बोला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है। मूविंग फर्दर, सो कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी, एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ऐसा रिपोर्ट में ऐसा था कि चाइना ने इन द मंथ ऑफ अगस्त हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, दैट इज न्यूक्लियर बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल थी, न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल थी। लेकिन चाइना ने इस एलिगेशन को डिनाई किया और बोला कि नहीं, हमने कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग नहीं करी है, वो सिर्फ हमारा रूटीन टेस्ट था अबाउट दी स्पेस व्हीकल को लेकर, तो जिसको लोगों ने गलत समझ लिया। नेक्स्ट जो न्यूज है, तो यूएस के फर्स्ट ब्लैक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्लॉन पोविल, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, सो क्लॉन पोविल नाम याद रखना, एंड ही वाज दी फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो जैसे इंडिया में होम मिनिस्टर होता है, तो वैसे ही यूएस में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होते हैं। मूविंग फर्दर, सो व्हाट यूएन सेड, यूनाइटेड नेशन ने बोला कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज के अगेंस्ट एट्रोसिटीज देखने को मिल रही हैं, ये सारी की सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट में है। दैट्स व्हाट यूनाइटेड नेशन हैज सेड टू दी बांग्लादेश। मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।